Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 2nd of May 2022. 2 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं, और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करिए, उसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भी थोड़ा भला होगा। एंड तैयारी अच्छे से करते रहिए। कोई भी डाउट रहा करे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि वीडियो बनाना चाहिए, सर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उस चीज़ आप पूछ लिया करिए। इकोनॉमी का टॉपिक हो, पॉलिटी का टॉपिक हो, जियोग्राफी का टॉपिक हो, यू कैन आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल है, जियोग्राफी के तीनों सवाल है आज के। तो पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड इन द नॉर्थ to tropical in most of the region with distinct wet and dry seasons. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज हायर along the eastern edge gently sloping towards the Arabian Sea in the west. तो आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से सही हैं। ऑप्शंस आर 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only या 1, 2 and 3। दूसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स आर द बॉडीज ऑफ लैंड कनेक्टेड बाय द कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू अ कॉन्टिनेंट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, आर्कीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से गलत हैं, इनकरेक्ट कौन से हैं। ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी। आपको स्टेटमेंट दिए हैं आइलैंड्स ऑफ द अरेबियन सी के रिगार्डिंग। स्टेटमेंट्स पहला है, द इंडियन आइलैंड्स of the Arabian Sea spread from 0 degree latitude to 15 degree north latitude। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, the islands of the Arabian Sea include लक्षद्वीप and मिनिकॉय। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, they are largely made up of coral deposits। आपको बताना है सही कौन से स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2, 3 only, 2 and 3 या 1, 2, 3। एक एक करके आंसर्स तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपका काम क्या रहेगा, आपका काम रहेगा आंसर्स को अटेम्प्ट करना और बताना कि कितने आपने सही किए। पहला सवाल था डेक्कन प्लेट्यू के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कहता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। अगर आप डेक्कन प्लेट्यू की टोपोग्राफी या उसकी पूरी फिजियोग्राफी को देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादा है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम सेमी एरिड इन द नॉर्थ इन टू द ट्रॉपिकल इन मोस्ट ऑफ द रीजन विद डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन। ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है ना। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज हायर अलॉन्ग द ईस्टर्न एज जेंटली स्लोपिंग टुवर्ड्स द अरेबियन सी इन द वेस्ट। ये गलत स्टेटमेंट है, हायर अलॉन्ग द वेस्टर्न एज होना चाहिए था, है ना। जो अगर आप डेक्कन प्लेट्यू को देखें तो इट इज हायर अलॉन्ग द वेस्टर्न एज, ना कि आपका ईस्टर्न एज। तो ये गलत स्टेटमेंट है। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। दूसरा सवाल था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने थे। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। तो आंसर होगा नाइदर 1 nor 2, दोनों ही सही है स्टेटमेंट्स है। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स आर द बॉडीज ऑफ लैंड कनेक्टेड बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ टू अ कॉन्टिनेंट। दूसरा है, आर्कीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड। बिल्कुल आइलैंड चेन बनती है। अगर आपको पता हो कि जब हम ओसी कोलिजन या इस तरह के कोलिजन्स पढ़ेंगे तो उसमें आर्कीपेलागो का फॉर्मेशन भी होगा, है ना, जिसमें कि आपका एक चेन ऑफ आइलैंड्स क्रिएट होती है ना। आर्कीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ और चेन ऑफ आइलैंड्स बेसिकली। सो नाइदर 1 nor 2, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें से सही है। तीसरा सवाल पूछा था कि अरेबियन आइलैंड्स के रिगार्डिंग कौन। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत था, है ना। पढ़ते समय आपको समझ में आ गया होगा कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से इंडिया का कोई भी आइलैंड नहीं मूव करेगा। 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हम रहते ही नहीं है, इक्वेटर पे इंडिया का कोई पार्ट ही नहीं है ना। इंडिया तो अगर आप देखो तो नदर्न पार्ट पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है ना। इंडिया का कोई पार्ट क्यों होगा, उसमें नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न, क्योंकि इंडिया का कोई पार्ट यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं है, इसलिए 0 डिग्री पे नहीं है। इसको याद रखिएगा। तो जैसे ही आपको पहला स्टेटमेंट गलत मिलेगा तो आपका आंसर या तो 2 and 3 होगा या 3 होगा, मतलब तीसरा तो सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखो, आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी इंक्लूड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत इसमें कुछ है ही नहीं। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस एज वेल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। मूव करते हैं आपके मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंडिया हैज बीन पुअरली मूविंग इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट्स नीड्स टू चेंज इफ इंडिया वांट्स टू बी अ वर्ल्ड लीडर। डिस्कस। इंडिया जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत
पुअरली मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैं क्यों पुअरली लिखा है यहाँ पे मैंने सवाल में, तो यहाँ पे आपको दूसरा एस्पेक्ट टच करना है। केवल इंडिया में अगर आप देखो तो इसरो एकमात्र ऐसी संस्था है जो कि ठीक ठाक काम कर रही है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो नासा और रॉस्कोमॉस और जाक्सा या फिर चाइनीज स्पेस एजेंसी, इन सब के कंपैरिजन में बहुत कम इन्वेस्टमेंट हमने किया है। ये जो भी कर रहे हैं ये सब जुगाड़ पद्धति और इन सब का इस्तेमाल करके, बहुत सारे होममेड रेसिपीज का यूज करके ये बेसिकली आगे बढ़ रहे हैं। वो चेंज होने की जरूरत है ना। हर बार इतने लकी हम नहीं रहेंगे, जैसे मार्स मिशन में हम लकी थे, थोड़ा हमारे लक भी हमारे फेवर में था, वैसा हर बार नहीं होगा ना। आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि इंडिया को अगर और आगे बढ़ना है, वर्ल्ड लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करना है अपने आप को, तो इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर, इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट मोर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्पेक्ट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो चीज यहां पे टच करनी है आपको आंसर राइटिंग में। आई होप आप लोग लिखेंगे एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में। फैक्चुअल न्यूज आइटम्स जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली न्यूज है, रिसेंटली यूएसए ने 60 कंट्रीज के साथ एक नया डिक्लेरेशन साइन किया है ऑन द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। याद रखिएगा, यूएसए अलॉन्ग विद अदर 60 कंट्रीज हैज साइंड अ डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। अब देखो क्या क्या गोल्स थे इस डिक्लेरेशन को साइन करने के। पहला था टू कीप द इंटरनेट ओपन, फ्री एंड न्यूट्रल, है ना, नेट न्यूट्रलिटी जिसको हम बोलते हैं। तो इंटरनेट को फ्री रखना, ओपन रखना, न्यूट्रल रखना। टू प्रिवेंट द राइजिंग डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म को स्टॉप करना, रोकना, मतलब किसी एक कंट्री या किसी एक सर्विस प्रोवाइडर की अथॉरिटी ना रहे इंटरनेट के फील्ड में। To ensure affordability, net neutrality and removing the illegal content without curtailing the free expression, यानी कि affordability को इंश्योर करना कि हर व्यक्ति नेट को अफोर्ड कर सके। नेट न्यूट्रलिटी करना मतलब कि कंटेंट जो है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के लोगों तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि कुछ कंटेंट ज़्यादा स्पीड से पहुंचे, कुछ कंटेंट धीरे से पहुंचे, कुछ कंटेंट में ज़्यादा चार्ज लगे, कुछ कंटेंट में कम चार्ज लगे, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं। देन रिमूविंग द इलीगल कंटेंट विदाउट कर्टेलिंग द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कि ऐसा ना हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्टेल हो, लेकिन अगर कोई भी इलीगल कंटेंट है तो उसको हटाया जाए। टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ द इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट है, यानी कि कार्बन फुटप्रिंट में जो इंटरनेट या अलग अलग टेक्नोलॉजीज का योगदान है उसे कम करना, ठीक है ना। अब ये जो साइन हुआ है डिक्लेरेशन, इसको मेजर कौन कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने साइन किया है, तो इसमें यूएसए होगा, यूरोपियन यूनियन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया। बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया ने साइन किया है? नहीं, इंडिया ने नहीं साइन किया है। इंडिया के साथ साथ चाइना और रशिया ने भी साइन नहीं किया है दिस डिक्लेरेशन ऑन द इंटरनेट। याद रखिएगा, ये आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि बतानी थी। दूसरी न्यूज़ है, अभी रिसेंटली नाबार्ड ने एक नया इंडेक्स निकाला, इसको बोलते हैं फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। याद रखिएगा, नाबार्ड ने रिलीज किया है एक नया फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स। अब ये फार्मर डिस्ट्रेस इंडेक्स क्या करेगा? ये एक्चुअली में फार्मर्स के डिस्ट्रेस लेवल को चेक करेगा, रियल डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स को चेक करेगा, और ये बताएगा कि मतलब उनको कितना सपोर्ट की जरूरत है। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फार्मर्स के अलग अलग डिस्ट्रेस हैं, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। हो सकता है कि कहीं बहुत अच्छी बारिश हो रही हो लेकिन कुछ दूसरी प्रॉब्लम हो तो वहाँ थोड़ा कम डिस्ट्रेस हो। एक ऐसी जगह होगी जहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा होगा, बिल्कुल वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रेस होगा। तो ये बेसिकली नाबार्ड ने कहा कि ये इस इंडेक्स के मार्फत, इस इंडेक्स के द्वारा वो क्या करेंगे, वो बेसिकली निकालेंगे कि कहाँ पे कितना डिस्ट्रेस लेवल है, और उस डिस्ट्रेस लेवल के बेसिस पे ही फिर वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा, उनको मतलब जो भी फंडिंग है या डिस्ट्रेस जो भी जो अमाउंट देनी है वो उसके द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है ना। The distress of a farmer is generally calculated by the extent of damage to their crops. तो distress निकाला कैसे जाएगा? distress निकाला जाएगा बेसिकली कि उनके crops को कितनी डैमेज पहुंची है इसके बेसिस पे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ देखो, न्यूज़ नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि सिंगल यूज़ मास्क जो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुए, कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा ये मास्क यूज़ किए गए हैं, और अभी भी लोगों ने बहुत घर में होल्ड करके भी रखे होंगे मास्क एंड ऑल के ना। तो ऐसे में देखो क्या है,
ये, इन मास्क का एक नया यूज आया है बेसिकली, क्योंकि ये मास्क भी अपने आप में एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर ही है अगर आप इस तरह से फेंकते रहो इनको, तो है ना, यूज करके। तो इनके लिए एक नया यूज जो रिसर्चर्स उन्होंने निकाला है कि आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ सीमेंट में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, है ना। तो याद रखिएगा, दीज मास्क कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मिक्सचर ऑफ सीमेंट टू क्रिएट मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्क्रीट। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कल को आप कभी आंसर राइटिंग कर रहे हो और वहां पे ऐसा मास्क वास्क के रिलेटेड कोई भी पॉइंट आपको लिखना हो, तो आप उसको लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फ्लाई ऐश का बहुत आता है ना, फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, फ्लाई ऐश का आप यूज कर सकते हैं, उसका भी कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप इसको भी यूज कर सकते हैं ना। अगली न्यूज़ है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो UNDRR है, उसने एक नया रिलीज किया है ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट GAR 2022, ठीक है ना। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट GAR 2022 रिलीज किया है किसने? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने रिलीज किया है, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि आगे का असेसमेंट किया है इन्होंने कहा है कि जो 2030 है तब तक प्लैनेट विल बी फेसिंग अराउंड 560 डिजास्टर्स एनुअली, है ना। 2030 तक आते आते लगभग 560 डिजास्टर एनुअली फेस करेगा ये वर्ल्ड जो है वो फेस करेगा। एंड पिछले 20 सालों में अगर हम देखें तो अर्थ जो है लगभग 350 से 500 मीडियम टू लार्ज स्केल डिजास्टर्स एनुअली फेस करता हुआ आ रहा है, विच इज़ 5 टाइम्स हायर दैन द प्रीवियस 3 डिकेड्स। अगर पिछले 2 डिकेड्स देखें तो उनमें जो नंबर ऑफ डिजास्टर्स पर ईयर फेस करने पड़े हैं अर्थ को, वो 5 टाइम्स है दैन द नंबर ऑफ डिजास्टर्स इन द अर्थ वॉज फेसिंग इन द प्रीवियस 3 डिकेड्स। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑथर ने कहा है, जो ये ग्लोबल असेसमेंट जो रिपोर्ट आई है UNDRR की, इसने कहा है कि जो मेजर रीजन है कि क्यों ये ऐसे इतने ज्यादा डिजास्टर्स बढ़े हैं, इसका रीजन ये है कि ये इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट, जो रिस्क मैनेजमेंट है वो इनएडिक्वेट रहा है, एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर द रीजन फॉर दिस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है ये UNDRR द्वारा रिलीज की गई है, एंड इट इज़ अहेड ऑफ द ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इन मई 2022। मई 2022 में ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन भी होने वाला है, जो कि देखेगा कि किस तरीके से पुअर रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है ना। इन सारी चीज़ों को, सोशो इकोनॉमिक जो भी हैं डेंजरस सिचुएशन में है, सोशो इकोनॉमिक गेम्स जो हैं वो डेंजर में है, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी किया जाएगा ऑर्गेनाइज, और उसी के रिगार्डिंग बेसिकली ये रिपोर्ट निकाली जा गई है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज एस्पेक्ट्स, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। ई श्रम पोर्टल विल हेल्प सेटल द वर्कर्स एक्सीडेंटल क्लेम्स। ई श्रम पोर्टल जो है उसी की मदद से वर्कर्स के जो एक्सीडेंटल क्लेम्स हैं उनको वर्कर्स को सेटल किया जाएगा। दैट हैज़ बीन द न्यू थिंग, है ना। एंड ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉयज़ ने कहा है, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स उन्होंने कहा है। थोड़ा सा मैं आपको ई श्रम पोर्टल के बारे में बता दूं। ई श्रम पोर्टल बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट ने डेवलप किया है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट ने, ये फैक्ट याद रखिएगा। ई श्रम पोर्टल किसने डेवलप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट ने डेवलप किया है फॉर क्रिएटिंग अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। किसका? नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वो करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ई श्रम पोर्टल बनाया है फॉर क्रिएटिंग नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स फॉर ऑप्टिमम रियलाइजेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयबिलिटी एंड एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स टू देम, ठीक है ना। तो क्यों बनाया गया है? फॉर ऑप्टिमम रियलाइजेशन ऑफ देयर एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, कहाँ एम्प्लॉयड नहीं है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, उनके रिगार्डिंग डेटा इकट्ठा करने के लिए, एक डेटाबेस बनाने के लिए, प्लस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फायदा उनको दिया जा सके इसलिए भी, ठीक है ना। ये पहला ऐसा डेटाबेस है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का जो कि माइग्रेंट वर्कर्स को भी इंक्लूड करता है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी इंक्लूड करता है, गिग वर्कर्स को भी इंक्लूड करता है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी इंक्लूड करता है। आपके लिए बड़ा सवाल जैसे रहेगा कि कौन रजिस्टर कर सकता है। अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि इनमें से कौन सी कैटेगरी के लोग ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिएगा बेसिकली 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कि इसमें
मतलब रजिस्टर कर सकते हैं। पहला, एनी इंडिविजुअल सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस। पहली है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो, एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो वो। दूसरा ये कि एज शुड बी बिटवीन 16 to 59 ईयर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो और एज जो है वो 16 से 59 के बीच में हो, 16 से 59 के बीच में हो। एंड तीसरा कंडीशन है कि नॉट अ मेंबर ऑफ EPFO, ESIC और NPS, गवर्नमेंट फंडेड किसी भी स्कीम का वो मेंबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि ना EPFO स्कीम का मेंबर हो, ना ESIC का मेंबर हो, ना आपके NPS का मेंबर हो, ठीक है ना। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हो, 16 से 59 के बीच का हो और EPFO, ESIC या NPS का मेंबर ना हो। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर कौन होता है? तो एनी वर्कर हु इज होम बेस्ड वर्कर है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर है, या फिर डेली वेज वर्कर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसमें कि आपका ऐसे वर्कर्स भी होंगे जो कि ESIC या EPFO या NPS का कोई भी मेंबर नहीं है। ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? आपको केवल और केवल आधार नंबर की, मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड हो और सेविंग बैंक अकाउंट नंबर IFSC कोड के साथ, इतनी चीज़ें आपको चाहिए, आप रजिस्टर कर लेंगे ई श्रम पोर्टल में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग। अब इसी के थ्रू जो आपका वर्कर्स एक्सीडेंटल क्लेम है वो भी सेटल किया जाएगा। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक ब्लैक बक देखो लड़ रहे हैं ना, ये है ताल छप्पर सेंचुरी। ताल छप्पर सेंचुरी कहाँ पे है? आपके राजस्थान में। तो इसके लोकेशन याद रखना। ताल छप्पर सेंचुरी कहाँ पर है? आपकी राजस्थान में है। इस फोटोग्राफ से भी आपको ये नॉलेज मिल सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिए, है ना। ताल छप्पर सेंचुरी कहाँ पर है? राजस्थान में लोकेटेड है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे आज के क्वेश्चन से भी ये रिलेटेड है। फंडिंग वोज हॉन्ट द इंडियन साइंस। इंडिया की जो साइंस है उसको फंडिंग वोज जो है वो हॉन्ट कर रहे हैं। और इस पर मैं आपको बताऊंगा, दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो किस तरीके से फंडिंग इंडिया में कम है, और दूसरा ये कि जो NRF, जो नया नेशनल रिसर्च फंड या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके इंडिया में एक नई चीज़ आई है NEP 2020 के बाद, वो किस तरीके से इसको हेल्प करने वाली है। दैट कैन बी अ गेम चेंजर एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द नॉलेज बेस। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिया में कैसे एक्सपेंडिचर कम है। तो यहाँ पे ऑथर ने सीधे पॉइंट आउट किया है इंडिया के R&D एक्सपेंडिचर को, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो कितना कम है। अगर आप देखें तो आज भी हम केवल 0.6 to 0.8% ऑफ आर GDP ही इन्वेस्ट कर पा रहे हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे, यानी 0.6 से 0.8%। आप देख सकते हैं कितना कम है ये। अगर आप किसी भी टॉप लेवल की कंट्री को देखो, तो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे चाइना हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, चाहे जापान हो, है ना। USA में अकेला द US एंड चाइना अकाउंटेड फॉर 25% एंड 23%। आप देख सकते हैं 25 to 23% तक R&D और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है। इंडिया में R&D कितना रहा है? स्टैटिक रहा है, 1 to 3% ऑफ द ग्लोबल टोटल। इंडिया में ग्लोबल जो R&D में खर्चा होने वाला है उसका केवल 1 से 3% इन्वेस्ट होता है। GDP के परसेंटेज की हम बात नहीं कर रहे। GDP तो हमारा 0.6 to 0.8% ही यूज हो रहा है। ग्लोबल जितना साइंस एंड टेक में खर्चा होता है उसका केवल 1 to 3% इंडिया करता है। वहीं चाइना और USA 25% वर्ल्ड के ग्लोबल टोटल का करता है, चाइना 23% वर्ल्ड के टोटल ग्लोबल का करता है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है, स्टार्क डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड कंट्रीज लाइक US एंड चाइना। उसके बाद हम कॉम्पीट किससे करते हैं? हम इन्हीं कंट्री से कॉम्पीट भी कर रहे हैं, है ना। तो जब कॉम्पीट आप इनसे कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट, आपका एक्सपेंडिचर, आपका जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो इतना कम कैसे? अगर आप इतना कम करेंगे तो फिर आप इनसे कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी ये इंडिकेट किया है कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं वो बहुत कम है। मिनिस्कल ऑफ पॉपुलेशन अगर हम दूसरी कंट्रीज से करें, जहाँ स्वीडन जैसी कंट्री या साउथ कोरिया जैसी कंट्री जो कितनी छोटी हैं, साइज में छोटी हैं, बहुत वो हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो रिसर्चर्स के नंबर में या पब्लिकेशंस के नंबर में वो फिर भी ज़्यादा है, वो कम नहीं है। इंडिया वहीं पे हैविंग 130 बिलियन पॉपुलेशन, लगभग 130-135 बिलियन पॉपुलेशन
पॉपुलेशन होने के बावजूद इंडिया जो है वो इतना कम रिसर्चर्स और इतने कम पेपर्स ये सब निकालती है। तो ये काफ़ी एक सोचने वाली बात है ना, सोचनीय मुद्दा है एक तरीके से। तो बजटरी एलोकेशन अगर आप देखें तो बहुत कम रहा है, नॉट जस्ट इन R&D बट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड एटॉमिक एनर्जी है, DRDO, इसरो, ICAR है, CSIR है, DST है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, ICMR है। इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा है लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए फंडिंग बहुत कम है, ठीक है ना, याद रखिएगा, उनको सपोर्ट करने के लिए फंडिंग बहुत कम है। और इन्हीं को अगर अपन देखें इतने पैसे में ही सब कुछ शेयर होता है। अब इन सभी के साथ शेयर होगा तो आप सपोर्ट किसको करोगे, है ना, हु विल यू सपोर्ट। PhD वाले हैं उनको पैसा आप नहीं दे पा रहे हो, जो रिसर्च कर रहे हैं उनको आप पैसा नहीं दे पा रहे हो, है ना। तो ऐसे में वो लोग का भाई उनको भी तो अपना घर चलाना है ना, वो कब तक साइंस में बिना पैसे के काम करते रहेंगे। दैट इसीलिए आप देखो इंडिया में डॉक्टर्स की कमी क्यों आई, क्योंकि इंडिया के डॉक्टर्स को भी इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता, तो उनको लगता है कि भाई हम यहाँ पे क्यों काम करें, इतना पैसा दे के अगर हमने पढ़ाई की है, लिखाई की है, तो उनको भी डिमांड करते हैं वो, है ना। तो दैट इज द थिंग। अब अगर फंडिंग पैटर्न आप इंडिया का देखें तो 2011 से 18 तक तो नंबर जो फंडिंग पैटर्न था वो बिल्कुल फ्रोजन था, कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद 2018 के बाद थोड़ा गवर्नमेंट को फिर भी लगा कि साइंटिफिक वर्क में अच्छा पोटेंशियल है, स्पेशली आफ्टर जब हमने मिशन मंगल और ये सब चीज़ें कर ली, है ना, ये सब चीज़ें हमने कर ली, तो हमने देखा कि और ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और इससे और बेनिफिट मिल सकता है। एंड इसीलिए जब बजट आया, बजटरी एलोकेशन में हमने क्या किया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में कहा, जिसमें ये कहा कि जो नेक्स्ट 5 ईयर्स हैं उसमें बजट 2021 के बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के मार्फत हम एलोकेट करेंगे। और 21-22 के बजट में भी हमने 10,000 करोड़ रुपए निकाला और ये कहा कि 2021 के बाद अगले 5 साल तक हम पैसा देते रहेंगे फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर रिसर्च और सोशल साइंसेज में भी रिसर्च करने के लिए, ठीक है ना। एंड ये जो नया आइडिया आया है दैट इज इन ट्यून विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके साथ ये ट्यून में है। और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है इट विल प्रोवाइड अ रिलायबल बेस ऑफ मेरिट बेस्ड बट इक्विटेबल पीयर रिव्यूड रिसर्च फंडिंग। तो ये जो रहेगा NRF रहेगा it will provide a reliable base of merit based but equitable peer reviewed research funding। तो peer reviewed research funding जो है वो प्रोवाइड करेगा आपका NRF के माध्यम से, ठीक है ना। और it will also recognize the outstanding research, ये सारी चीज़ें भी की जाएंगी, ऑब्वियस बात है, होना भी चाहिए। जो मेरिट है या जो अच्छी रिसर्च है उसको अलग से स्टैंड आउट करनी चाहिए वो, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो अच्छी रिसर्च करेंगे उनको भी अलग से अवार्ड ये दिया जाएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाया जाएगा जहाँ पे कैपेबिलिटीज़ अभी लिमिटेड हैं, ताकि उनको फुल पोटेंशियल को अपना रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। और NRF को और ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और जो परसेंटेज हमारा GDP का हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे जो 0.6 to 0.8% है, वो बढ़ करके कम से कम 2% to 3% होना चाहिए, है ना, कम से कम वो 2% to 3% होना चाहिए। और R&D में तो कम से कम 1% तो होना ही चाहिए, 1% से तो ज़्यादा करो कम से कम। अभी तो वो 0.6 0.8% में लिंगर कर रहा है, तो उसको कम से कम 1% 2% तक करो, है ना। दूसरा जो आपका साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, यू हैव अ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, उसको आप अपग्रेड करो, है ना। ये भी एक ऑप्शन है कि आप अपग्रेड करो किसको, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को, है ना। चाइना जैसी कंट्रीज से आप सीखोगे किस तरीके से उन्होंने R&D का यूज़ करके अपने कंट्री को कितना आगे ले गए, वही चीज़ें आपको भी करनी है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट एंड इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो है आयुष इंडस्ट्री, सेम साइंस इसी को एक्सटेंड करते हुए कहा गया है कि बेसिकली अगर आप आयुष इंडस्ट्री को और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश करो मेन स्ट्रीम के साथ, और ट्रेडिशनल जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसको और ज़्यादा प्रमोट करो, तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल है। तो क्योंकि अगर आप देखो तो ग्लोबल मार्केट जो हर्बल मेडिसिन का है वो लगभग 2020 में $657.5 बिलियन का था, एंड ये 2022 तक लगभग $746.9 बिलियन तक हो सकता है। एंड चाइना में जो ट्रेडिशनल मेडिसिन इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू लगभग $37.41 बिलियन था 2018 में, और
अगर आप देखें तो चाइना बहुत ज़्यादा प्लान कर रहा है कि जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन मार्केट है उसको ग्रो करे और लगभग 737.9 बिलियन डॉलर तक ले जाए। हम भी यही कर सकते हैं भैया, चाइना कर सकता है अगर ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन सिस्टम को, तो क्या ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम खराब है क्या भाई? इतना आयुर्वेद जो हमने बनाया, इतना ज़्यादा हमारे पास वो है, आयुर्वेद का इतना ज़्यादा नॉलेज है हमारे पास, है ना, योग का हमारे पास इतना ज़्यादा नॉलेज है ना, और भी बहुत सारे नॉलेज है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम के, जो कि जब 2014 में नेशनल आयुष मिशन आया था, लॉन्च हुआ था, अगर आपको याद हो 2014 में नेशनल आयुष मिशन लॉन्च हुआ था बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, जो कि तब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत था, और उसके बाद भी आयुष मिनिस्ट्री अपने आप में पूरी आयुष मिनिस्ट्री बना दी गई, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी क्रिएट की जा चुकी हैं। तो जो नेशनल आयुष मिशन है उसका प्रोजेक्ट भी यही है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो कराया जाए, जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है उसको और प्रमोट किया जाए, है ना। इंडियन हर्बल मेडिसिन मार्केट का वर्थ अगर आप देखो तो लगभग 18.1 बिलियन डॉलर है, और उसको हम और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं अगर आप इसको आप मेन स्ट्रीम के साथ हम मर्ज कर दें तो, है ना। और इंडियन आयुष सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है 2014 से 2020 के बीच में, लगभग 17% की ग्रोथ देखने को मिली है आयुष सेक्टर में। और चाहे प्लांट एक्सट्रैक्ट्स हो, चाहे हर्बल प्लांट्स हो, हमको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन अभी भी और कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आप देखिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इसके लिए ऑथर ने सजेशन दिया है कि जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो अपने मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट जो है आयुष का मेडिसिनल प्लांट कंपोनेंट है उसको और प्रमोट करें। साथ ही साथ जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दे नीड टू बी स्ट्रेंथन। जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स हैं वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स में अच्छे एक्सपर्ट्स को लाया जाए जो कि कंजर्वेशन, कल्टीवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर्बल गार्डन नर्सरीज, है ना, मार्केटिंग एंड ट्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स को लुक आफ्टर कर सकें। तो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड्स को और नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड्स को और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इस तरीके के जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको प्रमोट करना, R&D करना उनमें, या उनके कंजर्वेशन के बारे में, या उनके हर्बल गार्डनिंग या नर्सरीज़ के बारे में सारी डिटेल जो करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये सारी चीज़ अगर हम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर में हमारी जो मेडिसिनल ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है वो एक बहुत ही अच्छा एक मार्केट के रूप में भी काम करेगा, और इंडिया को इस फील्ड में एटलीस्ट एक लीडर के रूप में ले जाएगा, ठीक है ना। द दिल्ली डुअल गवर्नेंस कनेंड्रम, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है दिल्ली हमेशा से एक इशू रहा है, क्योंकि दिल्ली जो है इट इज़ बीइंग अंडर अ यूनियन टेरिटरी अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ क्रिश्चियंड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी इन 2014 में इसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया, और चीज़ें जो है इसमें डिवाइडेड कर दी गई, जिस कारण से काफ़ी दिक्कत आती है स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं और LG और कई बार सेंटर के बीच में, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये कहा है कि LG जो है ही शैल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर रादर देन anointing himself as the adversary to the elected council of ministers। तो LG जो है वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, ना कि एक एडवर्सरी के रूप में। और अभी रिसेंटली सर्विसेज भी एक वर्डिक्ट के रूप में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कुछ सर्विसेज को भी ब्रेक डाउन कर दिया था, 2 जज बेंच ने, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो सेंटर के पास है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो NCT के पास है है ना। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट इंक्वायरी कमीशन अंडर द 1952 एक्ट। द पावर टू अपॉइंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज वेस्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ NCT। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि द ऑफिसर्स बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT। तो जॉइंट सेक्रेटरी से नीचे के जो हैं वो सारे NCT के गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन हैं अभी भी, जो कि इतने ज़्यादा डिवीज़न में अभी भी ये चीज़ क्लियर नहीं है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो ऑफ दिल्ली काम करे। तो ये जो डुअल गवर्नेंस वहाँ पे काम कर रहा है दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी, एंड इसीलिए एक और बेंच बनाई जा रही है जो कि डिसाइड करेगी कि कौन क्या चीज़ देखेगा। रिसेंट वोज ऑफ द जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में जो जूट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टेटस नहीं है उसका। इसके 2 मेजर रीजन्स हैं। 2 मेजर रीज़न में पहला जो रीज़न है वो ये है कि जो जूट का प्रोक्योरिंग प्राइस है, यानी कि रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने का जो प्राइस है, इट इज़ हायर देन व्हाट द मिल्स आर सेलिंग आफ्टर प्रोसेसिंग। तो मिल्स क्या करती हैं, डायरेक्टली फार्मर से तो जूट लेती नहीं है, वो लेती है मिडिल मैन से, है ना।
मिडिल मैन क्या काम करता है, फार्मर से जूट लेकर के इनको पहुंचाना, ये करना है, सॉर्ट आउट करना है ना, सारी चीज़ें करता है। तो मिल जो ओनर्स हैं उनको जो प्रोक्योरमेंट प्राइस पड़ रही है वो ज़्यादा पड़ रही है दैन व्हाट दे आर सेलिंग, है ना। मिल्स का जो सेलिंग प्राइस है उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर रॉ जूट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स विच इज़ 4750 पर क्विंटल। 2022-23 के सीज़न में जो फार्मर्स के थ्रू एमएसपी जो सेट की गई वो 4750 रुपये किया गया है। जो एग्जीक्यूटिव ने ये कहा एक मिल के कि 7200 पर क्विंटल पे उनको मिल रहा है, मतलब कि जो पर क्विंटल कैप है फाइनल प्रोडक्ट की 6500 रुपये है। मतलब कि जो फाइनल जूट की प्रोसेसिंग के बाद जो सेलिंग होगी वो 6500 रुपये में होगी, और इनको खरीद कितने की पड़ रही है, 7200 की पड़ रही है। तो मिल ओनर का कहना है कि भैया जब 6500 इन्होंने कैप फिक्स कर दिया फाइनल प्रोडक्ट का, हमको खरीदने में पड़ रहा है 7200 रुपये, तो ये अपने आप में 700 ज़्यादा है। तो एक तो ये इशू है कैसे उसमें काम करेंगे जो मिल ओनर्स हैं। दूसरा इन्होंने बोला कि जो साइक्लोन अम्फान आया था उस कारण से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, प्लस लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, जूट को होल्ड कर लेकर लिया है ताकि प्राइजेस बढ़ जाए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी प्राइजेस को बढ़ा रही हैं। और दूसरा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है बिकॉज ऑफ दैट कैपिंग, जो फाइनल प्रोड्यूस में कैप लगा दी गई है प्राइस में, उस कारण से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द जूट क्राइसिस एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, की पोस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट फॉल वैकेंट। तो यहाँ पे जो टेनियर है 3 हाई प्रोफाइल पोस्ट्स का, जैसे जिसमें कि यूनियन होम मिनिस्ट्री आती है, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, एंड सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आता है, सेक्रेटरी रॉ। तो इसमें 3 पोस्ट हैं, यूनियन होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर आईबी और आपके रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के सेक्रेटरी। ये पोस्ट जो है वो अभी वैकेंट होने वाली हैं इन 2022 ओनली। तो यहाँ पर ऑथर ने वही कहा कि क्या इन सब के सर्विस एक्सटेंशन दिया जाएगा इन लोगों को, बिकॉज ऑल 3 बिलोंग टू 1984 बैच, जिसमें कि आईबी के जो अरविंद कुमार हैं और ये जो भल्ला जी हैं हमारे वो सेक्रेटरी, और सामंत कुमार गोयल जो हैं, इन लोगों के जो एक्सटेंशन मिलेगा या फिर इनको वो किया जाएगा, इनको इनका टेन्योर जो है वो 2 साल का ऑलरेडी कवर कर चुका है इन लोगों ने, और इसके बाद एक्सटेंशन भी इनको एक बार मिल चुका है। और एक रूल ज़रूर आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो फंडामेंटल रूल्स 1922 के हैं, गवर्नमेंट वो अपॉइंटमेंट जो देखते हैं फंडामेंटल रूल्स ऑफ 1922, ये गवर्न करते हैं अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर को सारे गवर्नमेंट पोस्ट के। इनका ये कहना है कि जो होम सेक्रेटरी है, डायरेक्टर आईबी सेक्रेटरी है या रॉ है, इनके टेन्योर को आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 2 ईयर्स बियॉन्ड द 2 ईयर फिक्स्ड टेन्योर, ठीक है ना। याद रखिएगा पब्लिक इंटरेस्ट में इनके टेन्योर को 2 साल तक आप बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। इनके 2 साल के फिक्स्ड पीरियड के बाद 2 साल इनको और बढ़ा सकते हो, 1922 के रूल्स कहते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको पता होना चाहिए। और रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग टू लीड द क्लोजर ऑफ मेजर विंग्स। अब रेलवे का रिस्ट्रक्चरिंग किया जा रहा है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग में बहुत सारे डायरेक्टरेट्स हैं, उनको क्लोज करके उनको मर्ज किया जाएगा। जैसे कि सबसे पहले श्रेष्ठ आपको बता दूँ, स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, एक डायरेक्टरेट बनाया गया था लखनऊ में श्रेष्ठ नाम का, स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो श्रेष्ठ नाम का एक डायरेक्टरेट था, इसको बेसिकली क्या किया जाएगा, इसका क्लोजर अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने। श्रेष्ठ को 2016 मार्च में स्टैब्लिश किया गया था एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, पार्ट ऑफ द आरडीएसओ। किसके पार्ट के रूप में, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत इसको स्टैब्लिश किया गया था 2016 में, ठीक है ना। और इसका टास्क था फॉर लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स रिक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऐसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना जो लॉन्ग टर्म रेलवे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हों और एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में इनको देखने के लिए। तो श्रेष्ठ को बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो 32 डायरेक्टरेट्स हैं आरडीएसओ को, उनको अलग अलग 7 वर्टिकल्स में रखा जाएगा, जिसमें कि एक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोलिंग स्टॉक है, ट्रैक्शन है, पावर सप्लाई है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, रिसोर्स एंड पोस्ट टेस्टिंग है। ये सारी अलग अलग वर्टिकल्स में रखा जाएगा, ठीक है ना।
इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है, मतलब इसमें और भी किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसके ऊपर ये कहा है कि भाई देखो, श्रेष्ठ आपने खोला लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन आपने उसको बंद कर दिया, तो इससे जो मेन मोटिव है जिसको ओपन करने का, उस पर्पस को ये बिल्कुल बेसिकली कहता है, डिफीट करता है ये इस तरीके से जो प्री मैच्योर क्लोजर्स हैं, और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज हैं उनके भी मोरल को डीमोरलाइज करता है। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बताई। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।